नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान को यूएन से बड़ा झटका लगा है और आपको बता दें कि यूएन जिस आतंकवादी को लेकर भारत की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, जिस मक्की की बात की जा रही थी, उस पर चीन अपना वीटो पावर इस्तेमाल करता था और इन आतंकवादियों की जो आपको बता दें कि भारत मांग कर रहा था इनको वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए, उस जो अभियान है उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाता था। लेकिन अब यह पहली बार है कि चीन ने यूएन में अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल नहीं किया है और जिसके कारण भारत का जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी था अब्दुल रहमान मक्की, उसको अब यूएन ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है और यह आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको यह बता दूं कि यह सब मोदी जी का करामात है, मोदी जी की करामात, मोदी की विदेश नीति, मोदी की रणनीति, जिसका पूरा विश्व मुरीद है। अब इसका असर आप देखिए कि चीन भी अब भारत के सुर में सुर मिलाने लगा है। और यह ऐसे ही नहीं हुआ है। चीन आज देख रहा है कि चीन के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर अभी भी कोरोना काबू नहीं है। भारत की जो वैक्सीन है वो इतनी सफल रही है कि बार बार कोरोना दुनिया में घूम रहा है, लेकिन भारत में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। हमारा कोविन ऐप दुनिया के कई देश अपना रहे हैं। जिस तरह से हम यूपीआई यूज कर रहे हैं, आज भारत की स्थिति आर्थिक सुधरती जा रही है। आज दुनिया के कई देश हमारे रुपए को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से हम डिजिटल लेन देन कर रहे हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस सबको देखते हुए चीन को यह लग गया कि भारत अब चीन को भी अलग थलग करने में लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद से पूरी दुनिया ग्रसित है, पूरी दुनिया चाहती है कि आतंकवाद पर सब मिलकर प्रहार करें। ऐसे में यदि कोई इस आतंकवाद को पालने के लिए, आतंकवाद की रक्षा के लिए कोई अपनी वीटो पावर इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो देश ये चाहता है कि आतंकवाद फैलता रहे। अब आज की दुनिया में कोई ऐसा चाहेगा क्या? और इसीलिए भारत ने हर प्लेटफॉर्म पर इस आवाज को उठाया कि देखिए, हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, पिछले काफी साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर के अलावा पंजाब, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, हमारे यहां जिस तरह की डिस्टर्बेंस पैदा की गई, कहीं ना कहीं उसमें चीन का हाथ रहा है। पीछे से फंडिंग करने वाले हों, सपोर्ट करने वाले हों, और इसलिए चीन इसके लिए उजागर हुआ। बहुत चीजें छुपी नहीं रहती हैं। दुनिया में यह पता लग गया कि चीन विस्तारवादी नीति के कारण किस तरह से अपने हिसाब से देशों को इस्तेमाल करता है। कुछ देशों पर अवैध कब्जा, कुछ देशों पर कर्जा देकर कब्जा, और इसी में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से उसने कब्जा करने की कोशिश की है, उसमें काफी हद तक तो वो सफल है। पाकिस्तान को इतना कर्जे में डुबा दिया है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके लिए अब लोग देख रहे हैं कि जहां वो धर्म के नाम पर हमेशा बंदूक उठाते थे, चीन के अंदर उइगर मुसलमानों की आवाज भारत से उठी। मैंने भी कई वीडियो की हैं, आपने सुना होगा, और भारत की मीडिया ने ये हमेशा आवाज उठाई। मैंने हमेशा आवाज उठाई कि जो भारत के अंदर भी बैठे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पर, वो चीन पर क्यों नहीं बोलते? चीन में उइगर मुसलमानों की जो हालत है, उनको जिस तरह से यातनाएं प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, उस पर मानवाधिकार संगठन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि चीन की खबरें बाहर नहीं आती और चीन किसी की सुनता नहीं है। लेकिन अब जब अलग थलग होने लगा तो उसको लग गया है कि भाई भारत से टकराना अब ठीक नहीं है। जिस तरह से चीन को झटके पे झटका मिला, आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका में 150 कंपनियां ये चीन की बंद हो गई और भारत की कंपनी लग गई। उल्टा हुआ तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। भारत की कंपनियां जहां एक तरफ दुनिया में छा रही हैं, दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां वो भारत में आ रही हैं। तो चीन को लग गया है कि भाई भारत से आप टकराएंगे तो अब आप समझिए कि दुनिया की जो महाशक्ति हैं वो तो भारत के साथ आके खड़ी हैं। आज हालत यह है कि जो रूस और चीन एक ही विचारधारा के देश दिखाई देते हैं, उनकी दोनों की दोस्ती भी है, एक दूसरे से लेन देन भी कर रहे हैं, लेकिन उसी रूस से
भारत तेल आयात कर रहा है और इस तेल आयात ऐसे समय में कर रहा है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है। और ऐसे में रूस ने हमें सस्ती दर पर बिना इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस की खुद उसने दी, किराया उसने दिया, भारत को तेल मुहैया कराया, जिसके कारण अभी तक बता दूं 35,000 करोड़ रुपए, थोड़ा आंकड़ा नहीं है, 35,000 करोड़ रुपए भारत का बचा है। अगर रूस ये तेल नहीं देता तो ये 35,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उन तेल के लानों पर खर्च होते जो सऊदी और बाकी देशों से हम मंगा रहे थे। लेकिन रूस ने युद्ध के समय में भी भारत की मदद करके ये बता दिया कि रूस हमारा कैसा मित्र है। तो चीन को भी ये बता दिया कि भाई भारत के साथ कुछ पंगा लोगे, हम भारत के साथ हैं। आज अमेरिका की भी हालत देख लीजिए, अमेरिका में भी जो हो रहा है उसको देखते हुए अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान है उसको आप पोस रहे थे, वो जो आतंकवाद है उसका, वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए अमेरिका परेशान करेगा। और इस सब को देखते हुए अब जो हुआ है इसके आगे अब आपका कार्रवाई होगी और अब भारत की तरफ से और भी लिस्ट अब इसमें दी गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं वो भी अब वैश्विक आतंकवादी घोषित होंगे और अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जब ऐसा होगा तो वो भारत को सौंपने पड़ेंगे, भारत उन पर कार्रवाई करेगा, भारत के न्यायालय में उनके ऊपर केस चलेगा और यहां उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिसमें आपको बता दूं इस लिस्ट में जो और भारत को वांटेड हैं वो हैं अब्दुल रऊफ, साजिद मीर, साजिद मसूद और अजहर तना शहीद। ये जो आतंकवादी हैं अभी ये भी सूची में हैं और इनको भी वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएन में भारत की तरफ से गुहार लगाई गई है। ये एक बड़ी जीत है। और अब इसके बाद आप देखेंगे जिस तरह से भारत ने ये जो कार्रवाई में विजय प्राप्त करी है, इसके बाद लश्कर तैयबा जैसे और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पर एक कड़ा प्रहार ये हुआ है। और अब इनको जब वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है तो किस संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं वो संगठन पर भी कार्रवाई होगी। और आज जो पाकिस्तान के अंदर हालत है ये तो अब पाकिस्तान की सरकार भी अब ये स्वीकार कर रही है, मीडिया में खुला आ रहा है कि साहब भारत ने हमको ऐसा अलग थलग कर दिया कि हम कटोरा लेने को आज मजबूर हैं। ये जो मोदी जी के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करेंगे कि उसके हाथ में कटोरा आ जाए, आज वो सच हो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता मोदी से मदद की गुहार लगा रही है क्योंकि वहां आज जो हालत है वो गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। अगर फूड क्राइसिस कहीं हो जाए, खाने को लेकर अगर युद्ध हो जाए, ये सबसे निचले स्तर की स्थिति किसी देश के लिए होती है और पाकिस्तान में आज है। पंजाब को अगर छोड़ दें पाकिस्तान के, उसके अलावा सभी जगह खाने के लिए आटा नहीं है, सब्जियां नहीं है, फल तो बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, लोगों के लिए दवाई तक नहीं है। हां, पाकिस्तान में भी कहने को इस्लामिक देश है लेकिन वहां भी एक राजनीति चल रही है और वहां जो राजनीति चल रही है वो ये कि जो पंजाब है वहां आप देखेंगे ज्यादातर कौन लोग हैं, अशरफिया लोग हैं। वहां दो तरह के, हम लोग ऊपर से पता नहीं लगता, हमको लगता है मुसलमान बस सब एक ही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी किस तरह से मतभेद है। यहां अशरफिया जो है वो अशरफियों के पास सारे एसेट्स हैं, नौकरियों में वो हैं, सेना में वो हैं और इनके पास खूब पैसा भी है, सेना के बड़े पदों पर हैं। और अभी हमने पिछले दिनों सुनाई है कि जिस तरह से वाजवा की पत्नी के खाते में $600 मिलियन ये पैसे आए हैं, ये सब पैसे बना रहे हैं और इनमें से कई लोग तो विदेशों में जा चुके हैं। आपको बता दें कि ये सब लोग जो है विदेशों में भाग गए। और क्यों भाग गए? इनको लगता है कि भाई जो है यहां जिस तरह का हालत है उस हालात में पाकिस्तान में रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें तारिक जमील, वाजवा, अयानी, यूनिस इलाही देश छोड़कर जा चुके हैं, बाकी लोग छोड़कर जाने को तैयार हैं।
पाकिस्तान को इस हाल में छोड़ के जाएंगे। इसके लिए जिस तरह के हालात वहां पैदा हुए, इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। आज वहां के मंत्री बयान दे रहे हैं कि भारत से हम अगर युद्ध ना करते तो शायद ये हालात ना होते। भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने देखा है कि जब भी पाकिस्तान की मदद की उसने पीठ में छुरा घोंपा है। और इसलिए केंद्र में बैठे हुए मोदी जी वो अच्छे से समझते हैं, और इसलिए कोई मदद पाकिस्तान की नहीं की जाएगी। अभी तक की तो खबरें यही हैं। और इसी से अब आप देख लें कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके हो, वहां आज हालात ये हैं कि वो भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। साहब हमें मिला लो, रास्ता खोल दो, हम यहां भूखे मर रहे हैं, हम भारत में आने को तैयार हैं। लेकिन भारत सरकार इस मौके को देख रही है, समझ रही है। और हमने ये भी देखा है कि कश्मीर को लेकर के किस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान की सरकार करती रही है। जब भी कभी इनको मौका मिला, हम तो कश्मीर पर बैठ के बात करेंगे, कश्मीर के मुद्दे का हल करेंगे। चुनावी सभाएं हो पाकिस्तान में, हर नेता यही वादा करता है जनता से, हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर मसले को हल करेंगे और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे। आज के हालात देखकर कश्मीर की जनता, जो कभी किसी के बहकावे में आकर या किसी के उकसावे में आकर हथियार उठाकर आजाद कश्मीर की मांग कर रही थी, आज उनको समझ में आ गया है कि अगर आज वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होते तो इस कश्मीर में भी इसी तरह रोटी के लिए लड़ाई हो रही होती, रोटी के लिए गोलियां चल रही होती। एक तरफ पीओके है, उसके अंदर हालात देख लीजिए कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, पानी पीकर गुजारा चला रहे हैं। गाय का दूध, भैंस का दूध जो मिल रहा है थोड़ा बहुत, उससे जिंदा है, रोते हुए वीडियो वायरल है। और दूसरी तरफ पीओके वाले कश्मीर देख रहे हैं, जो भारत का हिस्सा है, उसमें केंद्र की तरफ से जो मदद दी जा रही है, आज वहां आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो केंद्र की सुविधाएं, आज तो धारा 370 हटने के बाद वो सब लागू हैं, तो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री में मकान मिल रहे हैं, उनको बीमा सुविधा मिल रही है, फ्री का अनाज मिल रहा है। एक तरफ फ्री का अनाज कि कोई भूखा ना सोए, कोरोना काल में भी इस देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोया। दूसरी तरफ पाकिस्तान, वहां हालत यह है कि आज आप देख लीजिए 20 किलो की बोरी वो 4000 रुपए की मिल रही है, और वो भी मिल नहीं रही है, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान में, पंजाब के अलावा। तो हालत यह है, और इसलिए अब ये सब हुआ है। और आपको बता दूं, यहां एक जो विदेशी मदद वो मांग रहे हैं, जिसमें कि अरब कंट्रियां हैं, वो मदद दे भी रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम मदद देंगे तो बैंक को देंगे, क्योंकि ये विकास के नाम पर है। पाकिस्तान क्योंकि एक्सपोज हो चुका है कि यदि इनको मदद दी, इनको कैश दिया, तो ये जैसे ही इनका पेट भरेगा, उसके बाद फिर से ये बंदूक खरीदेंगे, फिर से ये आतंकवाद फैलाएंगे, फिर से ये जाकर डिस्टर्बेंस करेंगे। और अंदर की खबरें ये हैं कि जैसा मैंने बताया कि यहां जो पसमंदा हैं, पसमंदा मुस्लिमों की ही ऐसी हालत हो रही है। वहां पसमंदा मुसलमान, उनको कोई गौर नहीं कर रहा है, ना उनको वहां दवाइयां हैं, ना खाने को है। और बाकी जो हैं वो वहां इस समय, जैसा मैंने बताया कि खबरें तो ये आ रही हैं कि वो वहां से अफगानिस्तान में चीजों को स्मगल कर रहे हैं, वहां स्मगलिंग कर रहे हैं। और स्मगलिंग करके वो जो वहां से नशे की चीजें हैं, क्योंकि बिजनेस है अफगानिस्तान का, वो वहां डॉलर में कन्वर्ट हो रही हैं, और ये पैसा जोड़ने में कुछ एक वर्ग लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के भारत की बड़ी सफलता है, जहां एक तरफ आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हालत है, हालांकि वो अपने उनके कर्म है, लेकिन ये मोदी सरकार की एक कूटनीतिक जीत हुई है। जिस तरह से यूएन में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया, और आतंकवाद पर प्रहार के लिए जो आतंकवादी नाम दिया गया था अब्दुल रहमान मक्की का, उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में मोदी सरकार कामयाब रही है। तो निश्चित जानिए अगले आने वाले दिनों में और कड़े प्रहार इन पर होंगे। और यहां एक बात और भी है कि चीन के अंदर, चीन भी मदद इनकी कर रहा था। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि चीन जो इस पाकिस्तान की मदद करने के लिए उनको कह रहा था कि हम आपको कुछ मदद कर देंगे, विकास के नाम पर कुछ पैसा दे देंगे। मैंने पहले ही बताया 9.7% वार्षिक ब्याज पर वो पैसा देने के लिए तैयार हुआ था। और कंडीशन ये है कि जो मंत्रालय हैं इनके, उसमें चीन के अधिकारी बैठकर
उसको वॉच करेंगे कि ये पैसा पाकिस्तान कहां इस्तेमाल कर रहा है। अभी खबर ये आई है कि चीन ने वो मदद भी रोक दी है, यानी मोटे ब्याज के बावजूद भी वो मदद पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि चीन अब ये समझ रहा है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, इन हालातों में इसके बावजूद भी वो बयान दे रहे हैं कि हम उइगर मुसलमान पर मिलकर काम करेंगे। और असल में आपको बता दूं, पिछले दिनों जो चेंगदू में पाकिस्तान का महावाणिज्य दूतावास है, उसकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था, और उस ट्वीट में जो किया गया उसमें लिखा, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय चीन की ओर से भेजी जा रही मदद के लिए उनका शुक्रगुजार है, लेकिन आने वाले दिनों में चीन के साथ मिलकर वहां के उइगर मुसलमानों के अधिकार और स्वतंत्रता के हितों के मुद्दे पर हम मिलकर काम करेंगे। इस ट्वीट के बाद चीन की भौवें तन गई कि भाई हम तो मदद कर रहे हैं, हम तो कर्जा दे रहे हैं, हम उनको रोटी पानी दे रहे हैं, और वो उइगर मुसलमानों को लेकर चीन में दखलंदाजी करने की बात कर रहे हैं। जब ये मदद रुकी, इसके बाद ही ये यूएन का मुद्दा आया। अब उस मदद के रुकने के बाद, हालांकि जो पाकिस्तान का महावाणिज्य दूतावास है उसने वो ट्वीट को डिलीट कर दिया है, अब उस पर पछतावा भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पाकिस्तान का ये चीन से मोह भंग हो गया है। चीन को भी समझ में आ गया कि यदि इनकी मदद इसी तरह करते रहे तो ये आटे की बोरी के अलावा बंदूक खरीदेंगे, बम खरीदेंगे, और फिर चीन को भी इसी तरह परेशान करेंगे जैसे बाकी जगह दिक्कत हो रही है। तो अब ये जो इन्होंने अपनी ग्रांट रोकी है, आज की हालत में पाकिस्तान कंगाल हो गया है, और ऐसे में अब आतंकवाद पर प्रहार करना भारत के लिए बहुत आसान हो गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अब अगले आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो भारत का अपना मोदी सरकार का एक संकल्प है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको लेकर रहेंगे, वो लेना कितना सरल हो गया है। वहां के लोग खुद मिलने को तैयार हैं। मैंने जैसे पहले कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि थोड़े दिन इसी तरह हालात चलते रहे तो आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान ये कहेगा कि हमको मिला लो। अब मोदी जी को सोचना है किसको शामिल करना है और किन कंडीशन में करना है। भारत के लोग ये कह रहे हैं कि जनता को शामिल नहीं करना, उनको वहीं रखने दीजिए। एक आजाद देश, अपना एक टुकड़ा पीओके से मिलाकर बलूचिस्तान और बाकी का एरिया, उसको आज़ाद कराया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग वो मांग भी कर रहे हैं, और वहाँ एक सरकार का गठन कर दिया जाए अलग से। अब इस नीति पर हमारे जो जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, अजीत डोवाल, वो लगे हुए हैं, और निश्चित जानिए कि 2024 के चुनाव के पहले मोदी जी इसको करके दिखाएंगे, क्योंकि संकल्प लिया था। और मोदी जी की अभी आपको बात बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो दिल्ली में बैठक हुई, उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा कि हमने जो 2019 के चुनाव में जनता से वादे किए थे, उसमें से कितने वादे पूरे कर दिए हैं, वो गिनवाए गए, लंबी लिस्ट है। लेकिन पीओके का जो वादा है उसको लेकर भी अब समय है, और जो मेरा विश्वास है 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी देश में उतरेगी, उसके बाद जब मंच से मोदी जी उद्बोधन करेंगे देश को और लोगों को, वो कहेंगे हमने जो किए कहा वो कर दिखाया, पीओके को भी हमने मिलाया। इसके बाद आप क्या सोचते हैं कि देश में कोई राष्ट्रभक्त ऐसा होगा, कोई सनातनी ऐसा होगा जो सारी चीजें भूलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा? ये जितने लोग इस देश के विरुद्ध अभियान में लगे हुए हैं, मोदी को हराने की रणनीति और चालें चल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि लोगों को जाति में बांटो, कोई जो है ब्राह्मण की आईडी, ठाकुर की आईडी लगाकर दलितों को गाली दे रहा है, कोई दलित की आईडी लगाकर वो जो है ब्राह्मणों को गाली दे रहा है। ये पुरानी चालें हो गई और ये एक्सपोज हो रहे हैं। एक ही मुद्दा इस देश में रहेगा, और 2024 के चुनाव में जो मुद्दा रहेगा, विकास रहेगा, गरीबों की सेवा, उनके लिए विकास के किए गए काम। लेकिन सबसे ऊपर एक मुद्दा जो चुनाव का 2024 में रहेगा, मेरी बात आज नोट कर लेना, वो रहेगा राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद में भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे तो नहीं दिख रहा इस देश में कोई दल ऐसा है
कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ये इस हद तक तैयार हो जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर हमें जान भी देनी पड़े तो हम जान भी देंगे। ये वर्ड वही बोल सकता है जो इस भारत माता को अपनी मां मानता हो और इसकी सेवा के लिए अपना तन मन धन और अपना जीवन भी अर्पण करने की भावना रखता हो। मोदी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं और मोदी जी की जो विचारधारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, और ये वो विचारधारा है जो 1925 से अब तक एक ही लक्ष्य पर काम कर रही है, वो है भारत माता की जय। और भारत माता की जय कैसे होगी, ये भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इसके हमें जो अभी परिणाम दिख रहे हैं, जो चीजें दिख रही हैं, वो संकेत आने लगे हैं। निश्चित जानिए कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प है ये भी अगले 5 साल में आप पूरा होता देखेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।